मैं यहाँ पे नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, दैट इज चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहले नीट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ज्यादा बन जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन पर ईयर ये नीट में देता है। और 2016 से 22 के बीच में आपको अप्रोक्सीमेटली 20 या 21 क्वेश्चंस इससे मिल जाएंगे। नीट में 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर आ रहे हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन वेटेज इसका ठीक ठाक है। जिस हिसाब से चैप्टर के अंदर कंटेंट है ना, उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। चैप्टर इजी है, बहुत इजी है, बस इवेंट हमें याद होने चाहिए लाइन टू लाइन। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं सेल साइकिल की डेफिनेशन बता रहा हूं। सेल साइकिल की डेफिनेशन में लिख रहा हूं। तो सेल साइकिल बेटा ये वो सीक्वेंस है इवेंट्स का। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच, जिसमें सेल डुप्लीकेट करेगा, इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, मतलब अपने डीएनए का डुप्लीकेशन करेगा, जीनोम को बड़ा करेगा। synthesize its other cell constituents, and eventually divide into two daughter cell, and eventually divide into two daughter cell is called cell cycle। अब सभी लोग बिना लिखे इधर देखेंगे। देखिए मैंने यहां पे डेफिनेशन में बोला कि ये वो सीक्वेंस है इवेंट्स का जिसमें सेल डुप्लीकेट कर रही है अपने जीनोम को। सेल ने क्या किया, अपने डीएनए का डुप्लीकेशन किया है। उसके बाद में उसने सिंथेसाइज किया अपने अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट को और इवेंचुअली डिवाइड हो गई दो डॉटर सेल में। इसी चीज को हम सेल साइकिल कहते हैं, इसी चीज को सेल साइकिल कहा जाएगा। अब इस बात को कैसे समझा जाए, तो सभी लोग इधर देखेंगे। यहां पे ये एक सेल थी, अब इस सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा हूं और बाहर इसके यहाँ पे ऑर्गेनेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके ऑर्गेनेल्स लगे हुए हैं, ये इसके ऑर्गेनेल्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये इसके ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है जी, ये इसके ऑर्गेनेल्स हैं। अब ये सेल थी, इसके अंदर इसका जो डीएनए था वो डीएनए एक सेल लायक था, मतलब जो इसका जेनेटिक कंटेंट था वो एक ही सेल लायक था जो एक सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता था। अब इस सेल को डिवाइड करना है, सेल को इसको डिवाइड करना है, तो यहां पे दो काम होते हैं बेटा। एक होता है सेल ग्रोथ और उसके बाद होता है सेल डिवीजन। मतलब कहने का ये है कि अगर इस सेल को आगे दो नई सेल बनानी है तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले अपने साइज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने साइटोप्लाज्म के कंटेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब तक साइटोप्लाज्म का इंक्रीज नहीं होगा कंटेंट, तब तक वो दो सेल नहीं बना सकती। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये एक सेल थी, ठीक है। इस सेल ने सबसे पहले क्या किया है, अपना जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है वो 2n डिप्लॉयड
46 क्रोमोसोम उसके अंदर है। वो 46 क्रोमोसोम तो इस सेल के लायक हैं। अगर इसे 2 सेल में डिवाइड होना है तो इसके पास में डिप्लॉयड कंडीशन में 46 क्रोमोसोम और होने चाहिए, तभी तो ये 2 सेल्स को दे पाएगा। तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, अपने डीएनए, अपने जीनोम, सम टोटलिटी ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज जीनोम। जीनोम को आप कोई नई टर्म मत समझिएगा, जीनोम का मतलब है कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल के अंदर होता है वो उसका जीनोम है, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन टर्म भी लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या हुआ, इस सेल ने सबसे पहले ग्रोथ करी है, इस सेल ने अपनी ग्रोथ करी, ठीक है, अपनी सेल की ग्रोथ करी। सेल साइज में बड़ी होगी, साइज में क्यों बड़ी होगी, ये अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाएगा। अब जब इसने अपने साइज को बड़ा किया, सेल की जब ग्रोथ हुई, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो था वो कम हो गया, उसे कहते हैं न्यूक्लियर या न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। मतलब आप इस बात को देखिए, इसको बात को कैसे समझेंगे, ये सेल थी, इसमें दोनों का वॉल्यूम देखिए, साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का। यहाँ पे न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो जो है वो सपोज करो 0.2 मान लो आप, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो 0.2 हो गया। अब इस सेल ने बड़ा हो गई, अपने आप में बड़ी हो गई। अब साइटोप्लाज्म तो बड़ा हो गया लेकिन न्यूक्लियस तो उतना का उतना ही रह गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो क्या हो गया, 0.1 हो गया, घट गया, क्योंकि साइटोप्लाज्म का कंटेंट बड़ा हो गया है, न्यूक्लियस उतना का उतना ही रह गया। तो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब इस सेल को फिर से अपने न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो को बराबर करना है, तो ये क्या कर सकती है, ये डिवाइड कर जाएगी और डिवाइड करके अपने साइटोप्लाज्म को बांट देगी 2 सेल में। तो यहाँ पे न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो 0.1 हो गया, मतलब इसने फिर से रिस्टोर कर दिया। तो सेल डिवीजन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि सेल जब ग्रोथ कर लेती है तो उसकी वजह से न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के बाद जब सेल डिवाइड करेगी तो वो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो जो ओरिजिनल सेल में हुआ करता था पेरेंट सेल में, वो रिस्टोर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जी बेटा। अब देखिए इस सेल ने अपने अंदर सबसे पहला काम क्या किया, डीएनए को जो उसकी डिप्लॉयड कंडीशन थी उसने फिर से दूसरा डीएनए बना लिया, इस डीएनए ने दूसरा डीएनए बना लिया, तो डीएनए डुप्लीकेशन हुआ। डीएनए डुप्लीकेशन होने के बाद में इसने क्या किया, इसने अपने सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है जैसे भाई ईआर था, अब इसमें जो ईआर है वो तो इस सेल के लिए है, नई सेल के लिए करना है तो ईआर का भी डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नया ईआर बनाना पड़ेगा। इसके अंदर जो गोलजाई है वो तो इस सेल के लिए है, दूसरी सेल बनानी है तो एक और गोलजाई बनाओ। इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो इस सेल का है ना, नई सेल बनानी है तो आपको नई माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, हर चीज 2 चाहिए ना, एक बाप के 2 बेटे, बंटवारा करना है तो बराबर बराबर करा जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि एक को ज्यादा दे देंगे एक को कम दे देंगे, इक्वल डिवीजन होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसने अपने सेल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सेल ऑर्गेनेल्स को भी डिवाइड करा, उसके अलावा साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करा ताकि दोनों सेल्स में अबंडेंट अमाउंट में साइटोप्लाज्म जा पाए। तो देखो इसमें क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें देखो डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, सेल ने अपने अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट को भी क्या किया, डिवाइड किया, और इवेंचुअली इन सबको डिवाइड करने के बाद ये सेल 2 सेल में टूट गई और इसने 2 नई सेल्स को बना लिया, इसने 2 नई सेल्स को बना लिया, और जो डीएनए डिवाइड हुआ था एक कॉपी एक के अंदर आ गई और दूसरी कॉपी दूसरे अंदर आ गई, और आधे आधे जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो उसमें बट गए और इसमें बट गए। तो ये होता है सेल साइकिल। ये सेल साइकिल की डेफिनेशन अब कंप्लीट हुई है जी। हाँ दूसरे वाले में 0.1 हुआ, हाँ जो रहेगा वो क्या रहेगा सर, है जी बेटा, सॉरी हाँ यहाँ पे 0.2 0.2 वापस वही हो जाएगा, मैंने गलती कर दी थी, वो वापस कर दिया, मतलब जो होना चाहिए ओरिजिनल वही होगा, जल्दबाजी में लिख दिया था, 0.2 0.2 होगा, मतलब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो वो होना चाहिए जो पेरेंट सेल के अंदर था, इसलिए सेल साइकिल होती है। अब अगली बात ये है
कि देखिए जो सेल साइकिल होती है बेटा, जो सेल साइकिल है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो टोटली जेनेटिक कंट्रोल में है। मतलब मैं इसे कह सकता हूं कि ये एक जेनेटिक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है। मतलब कहने का ये हो गया कि सेल साइकिल अगर होगी तो उसे डीएनए कंट्रोल कर रहा है, सेल अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकती। मतलब कहने का ये है कि ये सेल है, इस सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए के पास में इंफॉर्मेशन ये है कि ये सेल डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। इवन आपने कभी, हालांकि सेल अगर ढंग से पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाई, जो लोग नए हैं उनको शायद ना पता हो कि डीएनए के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। मतलब प्रोटीन को बनना है, सेल को कब डिवाइड करना है, उस सब चीजों को कंट्रोल करता है डीएनए। डीएनए का काम है हर चीज को कंट्रोल करना। हिम सो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, ये डीएनए कंट्रोल करता है, ये डीएनए कंट्रोल करता है सेल साइकिल को। और अगर इस डीएनए में जो पार्ट होता है जो किसी चीज को कंट्रोल करता है उसे कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। तो अगर किसी डीएनए का छोटा सा सेगमेंट, देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये डीएनए बहुत बड़ा सा है, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने बना दिया, बड़ा सा डीएनए। अब इस डीएनए में सारा डीएनए तो सेल साइकिल को कंट्रोल नहीं करेगा, तो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उन छोटे सेगमेंट्स को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। तो इस डीएनए में कुछ जीन्स होंगी जो इसको कंट्रोल कर रही है सेल साइकिल को। अगर ये जीन नॉर्मल है तो कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। और दूसरी बात ये कि अगर ये जीन क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए इस जीन में, म्यूटेशन का मतलब है चेंज आ जाए इसमें, इस जीन में, तो अगर डीएनए या जीन में चेंज आ जाए तो जो वो काम कर रही थी कंट्रोल सेल डिवीजन को करवाने का, वो नहीं कर पाएगी। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, और इसी चीज को कहते हैं हम कैंसर। तो अगर किसी पर्सन में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो वो क्या लीड करेगा? कैंसर। कैंसर में ट्यूमर बनते हैं, मास ऑफ सेल ही तो है, तो कैंसर की डेफिनेशन ही है। कैंसर को डिफाइन करते हैं, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। ठीक है, किसी सेल का एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली डिवीजन होना कैंसर कहलाता है। तो यहां पे क्या हुआ है, जब सेल के अंदर कंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा था, क्यों हो रहा था? जो जीन इसको कंट्रोल कर रही थी वो नॉर्मल स्टेट में थी, तो कंट्रोल्ड था। और अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया या चेंजेस आ गए तो वो जो कंट्रोल कर पा रहा था सेल डिवीजन को, वो कंट्रोल उसका खत्म हो गया। और कंट्रोल जैसे ही जिस जीन का डीएनए का खत्म हुआ, सेल ने एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू करा, और एबनॉर्मली बिहेव करके अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट कर दिया, जिसी चीज को हम लोग कहते हैं कैंसर। क्लियर है मेरी बात सभी को यहां तक की बात? बेटा आज बिल्कुल बेसिक, मैं जीरो से बिल्कुल माइनस में जाके बता रहा हूं, मैं एनसीईआरटी से भी माइनस में जा रहा हूं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, और कोरिलेट भी कर रहा हूं चीजों को, और एनसीईआरटी के सारे मैं जितने आपके लाइंस हैं उन सबको भी कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा चीज है वो भी मैं बता रहा हूं। अब अगली बात यहां पे ये है कि भाई सेल डिवीजन या सेल साइकिल या डिवीजन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों रिक्वायर्ड है? क्यों रिक्वायर्ड है? सबसे पहली चीज, जब हम लोग सब पैदा हुए थे तो ऐसे ही राक्षस जैसे थे, छोटे थे ना, आज बड़े बड़े हो गए। कैसे हुए? ग्रोथ हुई। क्या हुई? ग्रोथ हुई। तो पुरानी सेल्स जो थी हमारे अंदर, उन्होंने डिवाइड किया,
और डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स हमारे अंदर इंक्रीज हुई। तो हमारे अंदर ग्रोथ के लिए सबसे पहली चीज सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा भाई, जब हमारे पेरेंट्स के अंदर गैमेट बने होंगे तभी तो हम पैदा हुए। तो अगर गैमेट बने तो वो भी तो सेल डिवीजन से बना, और सेल डिवीजन जब हुआ तो गैमेट बने तो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन का होना जरूरी है। अगर सेल डिवीजन ना होता तो गैमेट ना बनते, और गैमेट ना बनते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होता। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो सेल साइकिल की रिक्वायरमेंट दो जगह है। एक तो भाई कोई भी इस धरती पे ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ बिना सेल डिवीजन के नहीं पॉसिबल है। और दूसरा बेटा, रिप्रोडक्शन के लिए भी आपका सेल साइकिल होना जरूरी है, क्योंकि बिना गैमेट के रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, और गैमेट सारे के सारे सेल डिवीजन से बनते हैं। अब सेल डिवीजन जरूरी नहीं है माइटोसिस ही होता है, मियोसिस भी होता है। क्लियर है मेरी बात आपको सभी को? अब क्या होता है, अगली बात ध्यान से सुनिएगा। अगली बात ऐसी है कि सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है वो वेरी करता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछे कि माइटोसिस किस किस में होगा, तो माइटोसिस केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? माइटोसिस मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कभी भी एम फेज या माइटोटिक फेज नहीं मिलता। मतलब प्रोटिस्टा से आगे, प्रोटिस्टा से आगे फंजाई, और उसके बाद में प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब में ही माइटोसिस होता है। किंगडम मोनेरा का कोई भी मेंबर एम्फेज या माइटोसिस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो केवल यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये सेल साइकिल की ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो सेल साइकिल की ड्यूरेशन आपकी, अगर मैं बात करूं ईस्ट के अंदर, जो आपकी एनसीईआरटी में बताई गई है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होती है। इसके अंदर सेल साइकिल की ड्यूरेशन 90 मिनट है। कितनी? 90 मिनट्स। और यही सेल साइकिल की ड्यूरेशन ह्यूमंस के अंदर बताई गई है 24 आवर। कितनी बताई गई है? 24 आवर की बताई गई है। अब अगली बात यहां पे ये आ जाती है कि इस सेल साइकिल में फेजेस कौन कौन से होते हैं। तो हमने किसी भी सेल साइकिल को दो मेन फेजेस में बांटा हुआ है। सबसे पहला इस सेल साइकिल का जो फेज होता है उसे हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज को आपकी सेल रेस्टिंग फेज भी कह रही है, आपकी बुक में इसे रेस्टिंग फेज भी लिखा गया है। और दूसरा जो फेज होता है उसे हम लोग कहते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज। एम फेज या माइटोटिक फेज, ठीक है, माइटोटिक फेज। अब ध्यान से सुनिएगा, इस इंटरफेज, जैसे अगर 24 घंटे की सेल साइकिल है तो इस 24 घंटे की सेल साइकिल में 95% टाइम, मतलब 95% टाइम ऑफ टोटल सेल साइकिल, मतलब 95% टाइम ऑफ 24 आवर, अप्रोक्सीमेटली 23 आवर हो गया। 23 घंटे का केवल इंटरफेज होता है। 23 घंटे का क्या है? इंटरफेज है। और एमफेज केवल 5% टाइम लेता है टोटल सेल साइकिल का। ये टोटल 5% टाइम लेता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के करीब में पूरा एमफेज कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा इस इंटरफेज के अंडर भी 3 फेज बांटे गए हैं। इसमें सबसे पहला होता है G1 या गैप 1 फेज, गैप 1 फेज, G1 फेज या गैप 1 फेज। दूसरा यहाँ पे होता है एस फेज, एस फेज के अलावा होता है G2 फेज, ठीक है जी, G2 फेज। और एम फेज जो होता है, ये जो एम फेज होता है, इस एम फेज को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला इसके अंदर होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन, ठीक है, या न्यूक्लियस का डिवीजन कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा,
जिसे कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। और इसके अंदर भी 4 स्टेज होती हैं जिन्हें हम लोग पीमेट कहते हैं, जिसमें सबसे पहला होगा प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, और तीसरा होगा एनाफेज, और सबसे लास्ट होगा टीलोफेज। टीलोफेज। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे, जिसमें एक्चुअल में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी स्टेज थी जो सेल साइकिल के अंदर हो सकती है। अब इस बात को देखिए कैसे समझा जाए, बाकी इसके अंदर भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें सबसे बड़ा फेज कौन सा है, मतलब टोटल सेल साइकिल में सबसे बड़ा फेज कौन सा है, तो जो सीक्वेंस है ना वो याद रखना, G1S G2M। देखो सबसे बड़ा समय लगता है, सबसे बड़ा ड्यूरेशन जो होगा, मतलब जैसे मैंने आपको बताया टोटल सेल साइकिल 24 घंटे की थी, उस 24 घंटे में से 95% टाइम मतलब 23 घंटे का इंटरफेज हो गया, प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं इसे हम लोग, इसे मैं प्रिपरेटरी फेज भी कह रहा हूँ, प्रिपरेटरी फेज भी कह रहा हूँ। किस चीज के लिए प्रिपरेशन हो रही है? एम फेज के लिए प्रिपरेशन हो रही है। और एम फेज क्या है? एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है। एम फेज क्या है? यहीं पे डिवाइडिंग होगी, यही डिवाइडिंग फेज है। इस डिवाइडिंग फेज के लिए तैयारी तो पहले ही हो जाएगी। अब इसमें भी मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाए ड्यूरेशन, तो बेटा G1 फेज का सबसे बड़ा ड्यूरेशन होता है जो 8 से 12 घंटे तक का हो सकता है। सबसे बड़ा फेज कौन सा है? G1 फेज। दूसरे नंबर पे फेज आता है S फेज जो 6 से 8 आर का होगा, और G2 फेज जो हो सकता है आपका 4 से 6 आर का, और M फेज तो है ही पूरा 1 घंटे का, 1 घंटे का। तो अगर आपसे इसमें कोई पूछे कि भाई सबसे बड़ा फेज कौन सा, तो G1 फेज, उससे छोटा S फेज, उससे छोटा G2 फेज, उससे छोटा M फेज, सबसे छोटा M फेज। तो देखो सीक्वेंस ही है, यही सीक्वेंस है और वही ड्यूरेशन है। लेकिन अगर आपसे माइटोसिस के अंदर पूछे कि इन चारों फेज में सबसे बड़ा फेज कौन सा है, तो आप याद रखेंगे PTMA। PTMA सबसे छोटा एनाफेज, सबसे बड़ा प्रोफेज। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे ये जो होगा ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगा, प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगा, और एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होगा, सबसे शॉर्टेस्ट फेज होगा। और इसी को आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। वो डायग्राम कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। ये एक सेल साइकिल को समझाने के लिए बनाया गया एक पाई चार्ट कह लो, या जो आपको कहना वो कह सकते हो। इसमें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं सबसे बड़ा फेज है G1 फेज, सबसे बड़ा फेज है G1 फेज। उसके बाद में है S फेज, S फेज के बाद में होता है G2 फेज, और G2 फेज के बाद होता है M फेज। M फेज के अंदर भी 4 इवेंट होंगे। सबसे पहला क्या होगा तनिष्क? M फेज के सबसे पहला इवेंट क्या होगा? प्रोफेज। इसके बाद क्या होगा? मेटाफेज। उसके बाद एनाफेज, फिर टीलोफेज, और टीलोफेज होने के बाद साइटोकाइनेसिस। यही होता है। अब इस बात को देखिए कैसे समझा जाए कि ये जो गैप 1 फेज जिसे मैंने G1 कहा, तो ये किसके बीच का गैप है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। तो ये जो गैप 1 फेज है, इट इज अ गैप बिटवीन, G1 फेज इज अ गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये आपका गैप है किसके बीच का? सेल डिवीजन जो होगा, देखो एम फेज के बाद में सेल डिवाइड कर जाती है, मतलब जो सेल आपकी डिवाइड करके 2 सेल बन चुकी होंगी, वही सेल तो दोबारा G1 फेज करेंगे। तो जो सेल G1 मतलब ये आपका एम फेज कंप्लीट कर चुकी हैं, 2 सेल बन गई, इनमें से ये वाली जो सेल है, ये सेल फिर से G1 फेज कर रही है। तो ये किसके बीच का गैप है? सेल डिवीजन
और एस फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन इस स्टेज की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए को डबल करने का काम यहां पे किया जाएगा, इसमें एस फेज में। क्लियर है मेरी बात? तो डिवीजन और रेप्लिकेशन के बीच की स्टेज को G1 फेज कहते हैं। और G2 फेज किसे कहा जाएगा? तो G2 फेज होगा या गैप 2 फेज होगा इसके बीच का जी, इट इज अ गैप बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। तो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन के और सेल डिवीजन के बीच का जो गैप है वो ही आपका गैप 2 फेज कहलाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली बात यहाँ पे ये रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। मैं यहाँ पे इस बात को ऐसे कह रहा हूं कि अगर कोई भी सेल है जो G1 फेज में आई, G1 फेज से वो S फेज में गई, S फेज के बाद में G2 फेज में गई, G2 फेज के बाद में वो M फेज में गई। M फेज के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। देखो हमने ये तो याद हो गया होगा कि S फेज का इवेंट क्या है, क्या है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि इसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। मतलब कहने का ये है कि पुराना जो एग्जिस्टिंग डीएनए है उससे एक और नया डीएनए बनना है। तो डीएनए क्या फ्री फंड में बन जाएगा? उसको बनाने के लिए उसकी न्यूक्लियोटाइड चाहिए, उसको बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, उसको पैकेज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ में आरएनए भी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें चाहिए, तो वो तो इससे पहले हो जाना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये एस फेज होता है, इस एस फेज की प्रिपरेशन G1 फेज में होती है। इस एस फेज की प्रिपरेशन G1 फेज में होगी और M फेज की प्रिपरेशन G2 फेज में होगी। क्लियर है मेरी बात? जो ये स्टेज है उससे अगली स्टेज की तैयारी पहले कर ली जा रही है और अगले फेज में उससे अगले फेज की तैयारी हो जा रही है। क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे इवेंट क्या क्या हो रहे हैं, इवेंट मैं लिख रहा हूं कि भाई जो G1 फेज है ये सबसे बड़ा फेज है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। इसमें क्या क्या होगा, इसके अंदर बेटा सेल ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ होगी। सेल कैसी होगी? मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा। और उसके अलावा यहाँ पे बेटा कुछ प्रोटीन्स की और आरएनए की सिंथेसिस करवाई जा रही होगी, आरएनए की सिंथेसिस करवाई जा रही होगी। उसके अलावा और क्या हो रहा होगा? मैंने आपको शुरुआत में बताया था सेल अपने ऑर्गेनेल्स को भी डिवाइड करती है, तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स का भी डिवीजन चल रहा होगा। लेकिन सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से डिवाइड कर रहे होंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे बेटा ER और गोल्जाई का डिवीजन चल रहा है। पहले ER और गोल्जाई का डिवीजन चल रहा है, किसमें? G1 फेज के अंदर। और S फेज में क्या हुआ? ये सब जो तैयारी हुई थी S फेज के लिए हुई थी, तो S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो जो डीएनए था उससे नया डीएनए बना। और उस नए डीएनए को बनने के लिए, ध्यान से सुनना, आपकी एनसीईआरटी एक बात कहती है कि डीएनए रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में चल रहा होगा। न्यूक्लियस में क्या चल रहा होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन उसी समय पे पैरेलली जब न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, उसी दौरान उसके साइटोप्लाज्म में सेंट्रोजोम का डिवीजन हो रहा होगा। उसका जो सेंट्रोजोम होगा, उस सेंट्रोजोम को डिवाइड करवा दिया जाएगा उसी दौरान जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को डिवाइड करवाया जाएगा या डीएनए को नया रेप्लिकेट करा जाएगा। तो यहाँ पे आप सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, डिवीजन ना लिख के डुप्लीकेशन लिख दें। डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक सेंट्रोजोम है। अच्छा, ये सेंट्रोजोम क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक सेंट्रोजोम नहीं होगा तो एम फेज के अंदर यही सेंट्रोजोम वो पार्ट होते हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर निकलेगा, जिनसे क्रोमोसोम अटैच होंगे। और तब जब तक ये स्पिंडल फाइबर नहीं निकलेंगे तब तक
आपका एम्पेज बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब जब तक माइटोटिक अपैरेटस या माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आपका कोई सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि जो ये सेंट्रोजोम है, इन सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन हुआ और इसी फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस हुई। ये यूनिक इवेंट है एस फेज के। और अगर आप केवल इतनी सी चीज याद रख लेते हैं तो मैं कह रहा हूं नीट के बाप का भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मेरा दावा है। अगर ये पॉइंट आपको याद रहे तो ये जनरल पॉइंट याद रखने, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में आगे कहा गया है कि हमेशा एस फेज में जो डीएनए की प्लॉइडी है या क्रोमोसोम नंबर है, मैं लिख रहा हूं सबसे पहली बात, जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। तनिष्क थोड़ा ध्यान दे ले बेटा, छेद दूंगा पकड़ के नहीं तो। प्लॉइडी यहां पे सेम रहेगी और जो क्रोमोसोम अमाउंट है या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ डीएनए ये डबल हो जाएगा। अब देखिए अमाउंट ऑफ डीएनए को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डीएनए की अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इससे कैपिटल सी। और हमेशा क्रोमोसोम नंबर को या उस क्रोमोसोम की प्लॉइडी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे एन से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर था वो तो सेम रहेगा, मैंने बताया था क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, प्लॉइडी सेम रहेगी, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2n से 2c से 4c हो जाएगी। क्लियर है? अब कहोगे कि सर अगर ये कैसी बात आपने कह दी कि डीएनए का नंबर नहीं बढ़ रहा लेकिन डीएनए की अमाउंट बढ़ रही है, इस बात को कैसे जस्टिफाई किया जाए? तो देखिए इसको जस्टिफाई कर रहा हूं मैं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो ही बात समझ में आएगी। भाई जब शुरुआत में डीएनए इस तरीके से अनटेंगल्ड होता है, मतलब इस तरीके का थ्रेड फॉर्म में, तो इसे कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। और जब ये क्रोमैटिन फाइबर कॉइलिंग कर ले तो ये कॉइलिंग करने के बाद में ये इसने इस तरीके का एक क्रोमैटिड बना लिया। ये बीच में इसका सेंट्रोजोम है, ये इसका सेंट्रोजोम है, ठीक है जी, सेंट्रोजोम कह रहा हूं, सेंट्रोमियर, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर है। और ये क्या बन गया अब, क्रोमैटिड। अब ये एक ही क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड रिप्रेजेंट कर रही है एक क्रोमोसोम को, ये एक ही क्रोमैटिड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वन क्रोमैटिड रिप्रेजेंटिंग वन क्रोमोसोम। अब इसका डिवीजन हो, जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके एक जीन लगा दी मैंने, थोड़ा जेनेटिक्स घुसा दे रहे हैं इसमें, यहाँ पे एक जीन लगा दी मैंने कैपिटल टी और यहाँ पे लगा दी स्मॉल टी, इसके पास में दो जीन है और ये इकलौता क्रोमैटिड इसके क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका क्या होता है, ये इसका सेंट्रोमियर है, इसके पास में दो जीन लगा दी मैंने, एक कैपिटल एक स्मॉल, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब इसने क्या किया, एस फेज किया, तो एस फेज करने के बाद में ये जो पेरेंटल डीएनए था येलो कलर का वो तो ऐसा कैसा ही रहा, और अब की बार जो दूसरी क्रोमैटिड बनी वो क्रोमैटिड इससे जुड़ गई एक सेंट्रोमियर वाले पॉइंट पे, और जो उसके ऊपर जीन थी वो जीन ऐसी रही, डुप्लीकेट हुई थी ना, देखो इसी का रेप्लिका ये वाइट बना है, तो इसके ऊपर यहाँ पे यही रहेगा, इसके पास में ये छोटी स्मॉल टी थी, यहाँ पे स्मॉल टी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब क्या होगा, ये दो क्रोमैटिड
एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे। तो देखो अमाउंट बढ़ गई, क्रोमोसोम नंबर वही रहा है। जो पहले एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो अब दो क्रोमेटिड को एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने लग गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि ये पहले 2C था, अब ये 2C हो गया, ये 2C हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर तो एक ही है, तो प्लॉइडी तो इसकी 2N ही रहेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? पक्का? क्या हुआ यहाँ पे? तो एस फेज के अंदर ये इवेंट हो गए। मतलब जो पहले एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करती थी, वो अब दो क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने लग गई। और यहाँ पे जो अमाउंट पहले 2C हुआ करती थी, अब जब दो क्रोमेटिड हो गई तो 2C और 2C 4C बन गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2C से 4C बनना, गलत थोड़ी लिखा। और जब मैंने कहा प्लॉइडी सेम रहेगी, तो देखो ये एक ही क्रोमोसोम तो है, पहले भी ये एक ही क्रोमोसोम था, अंतर तो नहीं आया, लेकिन उसमें अमाउंट डीएनए की डबल हो गई। क्लियर है? अब जी हाँ ऐसा हो जाएगा जी। मतलब हमारे अंदर जब सेल के अंदर क्या हुआ बेटा रितिशा, हैं खुश हो दोनों? क्या हुआ? कुछ मिल गया था रास्ते में? हैं बतला रही हो दोनों की दोनों? नहीं ऐसा तो नहीं है, बोला तो है बिना आग लगे धुआं निकल जाएगा। आग तो लगी होगी तभी धुआं निकल रहा है। मैंने उससे पहले बात करते हुए देखा, फिर उसके बाद में तुझे रेस्पॉन्स देते हुए देखा। ऐसा होता है जब देखो, एक होता है बोलना, एक होता है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन में दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अभी कन्वर्जेशन हो रहा था, पहले उसने बोला फिर तुमने कुछ बोला, और फिर जब मैंने देखा तो तुमने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है? ऐसा ना करो यार, ऐसा थोड़ी है, हम अंधे हैं, बेवकूफ थोड़ी है, हम भी इंसान है। भगवान ने बहुत अच्छा आंख और बहुत भगवान की दुआ से अच्छा ब्रेन दिया है, तभी तुम्हें पढ़ा पा रहे हैं। तो धोखा ना दो, ठीक है? और मतलब देख, सीधा देख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बात कर रही है, और उसके बाद झुटला गई मुंह पे सीधा, अरे मैं तो नहीं बात कर रही। ये आजी वाह, यही कलयुग है बेटा, इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी जो तुमने किया। अब ध्यान से सुनना है G2 फेज की बात, G2 फेज की बात। अब G2 फेज के अंदर क्या होगा? G2 फेज के अंदर क्या होगा? G2 फेज के अंदर बेटा फिर से सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। सेल अपने साइटोप्लाज्म को तो बढ़ा ही रही होगी लगातार, क्योंकि उसको क्या करना है, आगे चल के डिवाइड करना है। दूसरा हाँ है जी, देखो G2 फेज में कोई यूनिक ऐसा इवेंट नहीं हो रहा, इसलिए एस फेज में तो खुद का ही धंधा बहुत है उसे करने के लिए, तो दूसरे का धंधा क्या करे? वो अपने धंधे खत्म कर ले पहले। देख रहा कितने सारे सांग रचे पड़े हैं। हाँ वो अपने ही इवेंट पूरे कर ले, वो तो दूसरे की क्या तैयारी करेगा? G2 फेज एक बहुत छोटा सा फेज है, इसमें एम फेज की तैयारी होती है। G2 की तैयारी एस में नहीं हो रही है, एस की तैयारी जीवन में होती है। लिख रखा है सारी चीजों का, ऐसा नहीं है मैं मुंह से हवा में बोल रहा हूँ, लिख के बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे ये सेल ग्रोथ कंटिन्यू हुई, सेल ग्रोथ कंटिन्यू होने के बाद में ये और क्या करेगा, यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होगी, कुछ प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होगी। दूसरा प्रोटीन आरएनए की सिंथेसिस होगी, और तो और यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन को भी बनाया जाएगा, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस भी की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि यही ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे चल के स्पिंडल फाइबर बनाती है। इन फ्यूचर जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे, वो स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस यही ट्यूबुलिन प्रोटीन करेगी। इसलिए एम्पेज में ट्यूबुलिन, ये एम्पेज में यही ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर बनाएगी। तो एम्पेज की तैयारी देखो पहले ही चल रही है। और तो और यहाँ पे जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कौन कौन से? एक तो क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये भी क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेशन कर सकते हैं। इनका भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगा। इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा?
डुप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस सेल साइकिल के चार्ट को दोबारा बनाना चाहूं तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं कि G1 फेज में हमारी जो डीएनए की अमाउंट थी वो क्या थी 2C, S फेज में 2C से क्या हो गई 4C, G2 फेज में क्या रहेगी 4C, और जब डिवीजन हो जाएगा तो 4C से वापस 2C, क्योंकि 2C इसमें आ जाएगी 2C इसमें आ जाएगी। क्लियर सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब हमने यहाँ पे ये देखा या ये सीखा कि G1 फेज में डीएनए की अमाउंट 2C थी, S फेज में 2C से 4C हो गई, G2 फेज में 4C थी और M फेज में 4C से फिर 2C हो गई। अगर हम इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे ग्राफ में कैसे प्लॉट किया जा सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एक लाइन खींच दी और एक ये लाइन खींच दी, एक्स और वाई एक्सिस दोनों ले लिए मैंने। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया भाई, ये हो गया 2C अमाउंट डीएनए की, और ये हो गई 4C अमाउंट, ये हो गई 4C डीएनए की अमाउंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, इसके अंदर जब G1 फेज था तो G1 फेज में 2C थी अमाउंट, जब S फेज हुआ, जब S फेज हुआ तो S फेज में 2C से 4C पहुंच गई थी, S फेज में 2C से 4C पहुंच गई, और जब G2 फेज चल रहा था तो G2 फेज में 4C ही थी, 4C ही थी, और जब वापस M फेज हुआ तो M फेज में आपका फिर से 4C से 2C हो गई। तो 4C से 2C करके मैं एक काम कर रहा हूं, रुक जाओ एक सेकंड दे दो बस मुझे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, विचलित ना हो, बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है। लो 2C ही रह गई, तो यहाँ पे 2C से 4C गई, यहाँ पे 4C से 2C आ गई। ये इसका एक ग्राफ था जो आपको समझने की इसमें जरूरत थी। अब देखिए एक चीज होती है यहाँ पे, ये मैंने तीनों फेजेस बताए, अभी तक तो इंटरफेज ही चल रहा है, अभी तक मैंने एम फेज की एक भी पॉइंट की बात नहीं करी है, अभी तक तो इंटरफेज ही चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगली बात आपको जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जब सेल G1 फेज से बाहर निकलती है, मतलब G1 फेज के बाद में सेल के पास में 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो उसके पास में ये है कि वो S फेज में चली जाए, जैसे जाती है नॉर्मली। सबसे पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया, G1 फेज के बाद में वो S फेज में चली जाए। दूसरा उसके पास में ऑप्शन ये है कि वो एग्जिट कर जाए सेल साइकिल को, मतलब सेल साइकिल से बाहर निकल जाए, सेल साइकिल करना बंद कर दे, और वो क्या कर जाए, वो परमानेंट बन जाए। तो आप लोगों ने कभी सुना होगा 2 तरीके के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड कर सकते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिवाइड होके कुछ सेल्स बनते हैं जो अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लॉस्ट कर देते हैं, जिन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज भी किससे बनेंगे, डिवाइडिंग सेल से बनेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन थे, डिवाइडिंग सेल्स थी, उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जो नई सेल बनी उन्होंने फर्दर डिवाइड नहीं करा, उन्होंने सेल साइकिल को एग्जिट करा और परमानेंट बन गई। क्लियर हो रही है मेरी बात। और तीसरा इसके पास में ऑप्शन एक और हो सकता है, G1 फेज के बाद में तीसरा ऑप्शन इसके पास में हो सकता है कि ये सेल साइकिल को एग्जिट कर जाए और एंटर कर जाए G0 फेज में, एंटर कर जाए G0 फेज में, जिसको हम लोग कहते हैं क्विसेंट फेज। G0 फेज को क्विसेंट फेज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो G0 फेज होता है इसका मतलब ये है कि इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म बराबर हो रहा होगा, उसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस के साइटोप्लाज्म में बराबर चल रहे होंगे, लेकिन
वो सेल खुद से डिवाइड नहीं करेगी, वो डिवाइड तब करेगी जब उससे बोला जाए। वो खुद से प्रोलिफरेट नहीं करेगी, वो प्रोलिफरेट कब करेगी, जब उससे बोला जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे लिवर सेल छोड़ो, मैं बहुत सारी सेल्स हैं। ये सेल थी जी मेरी, नॉर्मल है, चोट लग गई यहाँ पे। अभी मेरी ये वाली सेल G0 फेज में, मतलब ये फालतू में डिवाइड तो कर नहीं रही है भाई, उनको जो डिवाइड करना था उतना कर लिया। अगर मेरे यहां से इंजरी होके ये ऊपर वाली स्किन हट जाती है, चोट लग गई, अब वहां पे क्या हुआ, जो गैप बना चोट का, उस वुंड को हील करना था या रिपेयर करने की जरूरत थी। तो जो मेरे, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे हाथ में, फिंगर में चोट लग गई एक जगह पे, वहां से स्किन हट गई, लेकिन उसके आसपास में जो सेल्स थी वो तो बची हुई थी जिंदा। अब ये सारी जो सेल्स थी ये G0 फेज में थी, डिवाइड नहीं कर रही थी, एग्जिट कर चुकी थी सेल साइकिल को। लेकिन अब क्या हुआ, इस गैप को फिल करने की रिक्वायरमेंट है, इस गैप को फिल करना है, तो नई सेल्स बनेंगी तभी तो ये गैप फिल होगा। तो ये जो G0 वाली सेल्स थी, इनको कोई ना कोई फैक्टर आए, उस फैक्टर को हम कहते हैं माइटोजन। कोई माइटोजन या फैक्टर आए और इस सेल को बोले कि भाई ऐसा है, आप G0 फेज से दोबारा सेल साइकिल में एंटर कर जाओ, और अब हमें क्या करना है, हमें प्रोलीफरेट करना है। प्रोलीफरेट करने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो G0 cells are those cells which are metabolically active. They do not proliferate until they are not called to do so. मतलब जब तक उनको ये करने के लिए ना बोला जाए तब तक वो G0 फेज में रहेंगी, और जब उन्हें बोला जाएगा, बोलने के लिए मुंह से नहीं बोलेंगे, ये केमिकल बोलेंगे। जिसे मैंने कहा माइटोजन, माइटोजन वो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। और कैसी सेल्स को, G0 फेज में जो एंटर कर चुकी सेल्स हैं उनको। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जो G0 फेज में पड़ी हुई हैं, लेकिन कभी इनकेस आपको चोट लगेगी या जब आपकी कोई इंजरी होगी तो वहां पे रिपेयर करने के लिए वो G0 वाली से जो सेल्स हैं वो दोबारा एंटर कर सकती है सेल साइकिल में। लेकिन जो परमानेंट है, परमानेंट वाली, ये केवल प्लांट्स की कंडीशन में कर सकती हैं। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा कॉर्केम्बियम, सुना है नाम, नहीं सुना? चलिए जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की, उसमें बता दिया जाएगा आपको कि इंटरकलरी या एपिकल या इंट्राफेसिकुलर या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, वहां पे बात कर लेंगे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब डी डिफरेंशिएशन का होता है कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने मिलकर एक परमानेंट सेल बना दी, परमानेंट सेल को अपना फंक्शन एलोकेट कर गया, जिंदगी भर वो जाइलम या फ्लोएम या कोई भी प्लांट टिश्यू बन गई, उसी तौर पे रह रही है। लेकिन प्लांट को अचानक से एक एल्डर स्टेज पे आके याद आया कि नहीं, अब मुझे कुछ और भी करना है। ठीक है, तो वो सेल जो परमानेंट बन गई थी वो वापस डिवाइड करना चालू कर दे, उस प्रॉपर्टी को हम लोग डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो पढ़ाया जाएगा, इवेंट होता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये 3 इवेंट होते हैं, अलग है, इस चैप्टर में नहीं है, बस फिलहाल जो चैप्टर में है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जो हमेशा G0 फेज में होती हैं। मानेगी नहीं तो नहीं मानेगी, नहीं मानोगी। नंबर आएगा पौना, 0 बटा सन्नाटा खुद हो तुम, क्यों मुझे बेइज्जती करने के लिए मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करने पे आ जाऊं? तुमसे कह रहा हूं मैं, जिससे कह रहा हूं वो समझ रही होगी, जिससे कह रहा हूं वो समझ रही है, तुम क्यों चिंता कर रही हो? उसके वो बीच में आ रहा है तो इसलिए तुम्हारे ऊपर नजर चली जा रही है, बाकी मैं बहंगा नहीं हूँ। ऐसे नहीं देखता, होते ना जिनको स्क्विंट होता है, वो देखते इधर और बात इधर कर रहे होते हैं। भगवान की दुआ से मेरी आंखें भी ठीक हैं, तो वो बीच में उसकी शक्ल आ रही है, इसको तो देख नहीं पा रहा, इसलिए मैं तेरी तरफ देख के उसे कर रहा हूँ, क्योंकि वो हरकत तेरी तरफ ही कर रही थी। ठीक है, पढ़ना लिखना है नहीं, पढ़ाई में हो तुम गोबर। हालांकि G0 फेज में सेल्स थी, G0 फेज में सेल थी, और वो क्या कर सकती हैं, उस G0 फेज से बाहर आ सकती हैं। ठीक है, वो बाद में फिर से सेल डिवीजन करने में सक्षम है, कैपेबल हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जो परमानेंट G0 फेज में हैं, जो परमानेंट G0 फेज में होती हैं, और ये कभी डिवाइड नहीं कर सकती, कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती।
मतलब कहने का ये है, एक सेल है आपकी कार्डियक सेल। जी बेटा, इन्हें टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। ऐसी सेल्स को सुन लो, मैं पहले कंप्लीट कर लूं अपनी बात, जब मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेना। परमानेंट G0 फेज में दो सेल्स आती हैं हमारी बॉडी में, कार्डियक सेल और दूसरी होती हैं जिन्हें कह रहा हूं मैं नर्व सेल। बर्थ से पहले जब आपका बर्थ हुआ था तो बर्थ से पहले आपके अंदर ऑर्गन डेवलपमेंट हुई होगी, सबके अंदर हुई थी। तो जब ऑर्गन डेवलपमेंट हुई थी तो उस टाइम पे जितनी कार्डियक सेल और जितनी नर्व सेल हमारे अंदर बनी थी एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे, जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही थी, नंबर्स में वो उतनी ही रहेंगी, साइज में इंक्रीज होंगी। तो कार्डियक सेल, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट पड़ता है, हार्ट अटैक पड़ता है, और हार्ट अटैक पड़ने के बाद अगर उसकी हार्ट सेल डैमेज होती है तो परमानेंट डैमेज है, वो कभी रीजनरेट नहीं कर सकती। अगर किसी कोई हेलमेट बिना पहने जा रहा है और उसका माथा टकरा जाए कहीं, अगर उसके नर्व सेल डैमेज होती हैं तो नर्व सेल्स का परमानेंट डैमेज माना जाएगा, वो नर्व सेल वापस रीजनरेट नहीं कर सकती। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो कार्डियक सेल है और नर्व सेल है ये परमानेंट G0 में है। मतलब आप इनको कितना भी इंड्यूस कर लीजिए, डिवाइड करने के लिए माइटोजन मॉलिक्यूल डाला था तो डिवाइड हो जा रहा था नॉर्मल सेल्स में, लेकिन इनमें कितना माइटोजन डाल लीजिए ये डिवाइड नहीं करने वाली, किसी कीमत पे नहीं करने वाली। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे परमानेंट G0 फेज में, और ऐसी सेल्स को मैं कह रहा हूं कि ये सेल्स टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल हैं। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल का मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि ये वो सेल हैं जिनका डिफरेंशिएशन लास्ट तक हो चुका है, इसके बाद फर्दर कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन का मतलब ये और डिवाइड नहीं कर सकती, जितना डिवाइड करना था ये डिवाइड कर चुकी हैं, अब आगे इनका अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? अब ये तो रही परमानेंट G0 फेज की बात। अब एक चीज और है बेटा, जैसे सपोज करो कोई सेल ने G1 फेज कर रहा है और उसके डीएनए में सपोज करो मैंने एक्सरे डाल दी। एक्सरे एक म्यूटाजन होता है, मतलब एक्सरे हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, सल्फर मस्टर्ड हो गया, कॉस्मिक रेज हो गई, न्यूक्लियर रेज हो गई, ये सारी हाँ अल्फा बीटा गामा रेज जिन्हें कहते हैं हम लोग, ये सारी की सारी म्यूटाजन होती है। जैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे न्यूक्लियर बम डाला था तो न्यूक्लियर बम में क्या रहा होगा? न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो वो जो रेडिएशंस होते हैं वो बेसिकली क्या कर सकते हैं? डीएनए डैमेज करते हैं। इसी वजह से जापान में उस शहर के अंदर आज भी बच्चे जो पैदा होते हैं एबनॉर्मल पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डीएनए था उनके पूर्वजों में क्या हो गया? उसको म्यूटेट कर गया, चेंज आ गया, जिस वजह से वो इनहेरिट होता चला जाता है। और डीएनए का चेंज जो ऐसा है जो इनहेरिटेबल है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। उसके अलावा हिटलर का नाम सुना कभी? सुना है? तो वो ज्यूज को मारता था, मारने के लिए एक गैस का यूज करता था जिसे हम लोग सल्फर मस्टर्ड कहते हैं, या मस्टर्ड गैस के नाम जानते हैं। वो भी एक म्यूटाजन है। मतलब बहुत सारे लोग तो गैस चैम्बर के अंदर मरते थे, किसकी वजह से? सफोकेशन होने की वजह से। जो कुछ बच्चे कुछ होते थे वो डीएनए डैमेज होने के कारण या क्रोमोसोम ब्रेक होने के कारण। मतलब ये पावरफुल एजेंट्स होते हैं। जैसे एक्सरेज है, ये इन्हें आयनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। आयनाइज ये अल्फा बीटा गामा रेज हैं, ये आयनाइजिंग रेडिएशन है। इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है लेकिन एनर्जी इनमें हाई होती है, दे कैन इजीली ब्रेक इनसाइड द क्रोमोसोम। ठीक है? यूवी रेज है, उन्हें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। उनके अंदर वेवलेंथ तो उनकी हाई होती है लेकिन एनर्जी लो होती है, तो सेल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती यूवी रेज। तो यूवी रेज ज्यादा क्या कर सकती है? सन टैनिंग करवा देंगी, आईज में कैटरैक्ट करा सकती हैं। इसलिए क्या करते हैं? यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस पहनते हैं, यूवी प्रोटेक्टेड सनस्क्रीन लगाती हैं लड़कियां बचाने के लिए अपने आप को। अरे लगाती होंगी, अरे नहीं लगाती कोई बात नहीं, लगा लिया करो बेटा। ठीक है जी बेटा? हाँ तो जो मैं कह तो रहा हूँ वो अंदर नहीं पेनिट्रेट कर रही हैं, बाहर से पेनिट्रेट कर रही है, तो जो डैमेज होगा वो बाहर एक्सटर्नल है। लेकिन अगर एक्सरे डाल ले हो ना, एक्सरे अंदर पेनिट्रेट है तभी तो अंदर का स्ट्रक्चर आ जाता है एक्सरे फिल्म में। एक्सरे फिल्म में आता है अंदर का स्ट्रक्चर, कैसे आया? जब तक वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही होगी तो कैसे आ जाता है स्ट्रक्चर उसका अंदर का? तो पेनिट्रेट कर रही है वो। तो ऐसे ही हमारे रेडिएशन कर रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ पे क्या हुआ? डीएनए डैमेज हो गया था और G1 फेज था उसका। तो G1 फेज से सेल साइकिल एस फेज में तब तक
आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक ये जो डीएनए का डैमेज था वो रिपेयर ना हो जाए। अगर डीएनए का डैमेज जो है अगर उसे रिपेयर ना करा जाए तो सेल साइकिल एस फेज में एंटर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी एंटर? क्योंकि अगर ऐसे में भी सेल आगे डिवीजन कर ले तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाएगी और वो एबनॉर्मल स्टेज लीड करेगी कैंसर को। वो एबनॉर्मल स्टेज लीड करेगी कैंसर को। तो जीवन फेज अच्छा, तो फिर भैया इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा मॉलिक्यूल होता होगा जो क्या कर सकता हो, जो इन चीज को कंट्रोल करता हो। तो बेटा उन्हें कहते हैं हम लोग चेक पॉइंट। क्या कहते हैं? चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का काम सिंपली गेटकीपर जैसा है। गेटकीपर जैसा। गेटकीपर का काम क्या है? जैसे आप सपोज करो, ध्यान से दो सुनना, ये बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है जी, ठीक है। ये इसका एक मेन एंट्रेंस हो गया और इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, इसमें सपोज करो मेन प्रोडक्शन चल रहा है। प्रोडक्शन चलने के बाद में जो भी बेसिक रॉ मटेरियल बनना था वो यहाँ पे बना, उसके बाद उसकी छोटी प्रोसेसिंग यहाँ पे होनी है, मतलब उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होना था काम का, तो प्रोसेसिंग यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक आदमी को बैठा दूं, वो ये करे कि भाई जो प्रोड्यूस हुआ है उस मटेरियल को प्रोसेसिंग के पहुंचाने से पहले उसे ये चेक कर लिया जाए कि उसकी सही से प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है। क्योंकि अगर कोई चीज पहले से ही डिफॉल्टेड है तो प्रोसेसिंग में और डिफॉल्ट होगा और उसको पैकेज करके आगे कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो और दिक्कत आनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पर्सन जिसे मैं गेटकीपर कह रहा हूँ बैठा दिया, जो इसको चेक कर रहा है। फिर ये चेक करेगा, जो चीज सही है इसको आगे ट्रांसफर कर दिया। प्रोसेसिंग वाले करने के बाद में एक आदमी मैंने यहाँ बैठा दिया, ये देखेगा कि भाई प्रोसेसिंग का काम जो फाइनल उसकी असेंबली थी, बंधने वाला जो काम था वो सही हुआ है नहीं हुआ है। अब अगर प्रोसेसिंग अगर नहीं हुई है तो इस सामान को वहीं शॉर्ट आउट करके छोड़ दिया गया कि नहीं भाई पहले सही से करो, फिर उसके बाद में उसे हम पैकेजिंग में भेजेंगे। तो पहले प्रोडक्शन किया, फिर प्रोसेस किया, फिर पैकेज किया, और हर जगह मैंने एक एक आदमी बैठा दिया और एक मेन आदमी यहाँ बैठा दिया जो ये चेक करेगा कि हर चीज जो है पैकेजिंग से लेके असेंबल्ड जो है वो सब कुछ सही है या नहीं है। ऐसे ही सेल साइकिल में भी हर फेज को चेक करने के लिए कुछ चेक पॉइंट होते हैं। जैसे सबसे पहला चेक पॉइंट होता है जीवन एस चेक पॉइंट। क्या हो गया? कोई बात नहीं। जीवन एस चेक पॉइंट ये सबसे पहला चेक पॉइंट है। दूसरा जो चेक पॉइंट होता है वो होता है एस चेक पॉइंट, जो एस फेज के इवेंट को प्रॉपरली सही करेगा। और दूसरा होता है G2M चेक पॉइंट, ठीक है। एस चेक पॉइंट मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, एम चेक पॉइंट होना चाहिए था, एस चेक पॉइंट नहीं होता कोई भी, एम चेक पॉइंट होना चाहिए था। तो दूसरा चेक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा एम फेज में, दूसरा चेक पॉइंट मिलेगा हमें एम फेज में, जिसे मैं कहूंगा एम चेक पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे चेक पॉइंट्स हैं जो किसी भी